हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम आपके पास मोशनल ईएमएफ और लेंजिज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना सीख चुके हैं। और ये जो मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी बार देखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिस टाइप के न्यूमेरिकल अभी तक देखे गए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टॉपिक से आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो बाकी के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टाइप्स जितनी भी रहेंगी उस टाइप को मैं इधर आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस में लिखूँगा नहीं, क्वेश्चंस या तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में ऐड कर दूँ। अगर ऐड भी नहीं कर पाऊँगा तो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दूँगा कि क्या स्टेटमेंट दे रखी है। तो वहाँ से आप अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट खुद से भी लिख सकते हैं या समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे न्यूमेरिकल, और इस बेस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। हर बार नहीं, मतलब कि न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर से आता है तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल वो ज़रूर उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और सारे न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है जो आज हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इस तरीके से, जो बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ऑलराइट, इसके इस वाले किनारे पर एक आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, मतलब कि हाफ रिंग है इस तरीके की। ठीक है, ऐसे ये फिगर में आपको दे रखा है। ये इस रिंग का ये बिल्कुल आपके पास सेंटर है, मतलब अभी ये आपके पास आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं करी है आपके पास, है ना। इसका सेंटर है। और फिर क्या बोला गया है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। इस सेंटर को एक्सिस मानते हुए, इसका एक्सिस का मतलब है कि एक एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रहा होगा तो ये सर्कल इस एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है। तो एक्सिस किधर है, इस ओ पॉइंट से गुजर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो एक्सिस भी ऐसा ही है आपके पास। तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इसका एक्सिस है। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, एक्सिस भी ऐसे ही है, तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इसका एक्सिस है, ओ पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, ओके। इसकी जो रेडियस है आपके पास आर दे रखी है, तो मैं शो नहीं कर रहा यहाँ चलो दिखा देते हैं। इसकी रेडियस है आपके पास आर के बराबर। ये क्या बोलते हैं, इसको एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाता है और इस डायरेक्शन में इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जाता है। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, मतलब इस एक्सिस के, इसको एक्सिस मानते हुए इसको इसके चारों तरफ ऐसा घुमाया जाता है सेमी सर्कुलर रिंग को। समझ रहे हो, ये तो फिक्स है, ये एक बार इधर है, फिर ये एक बार इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से ये घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। आपको फर्स्ट तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। एक पार्ट तो ये निकालना है। ये तो सभी कर लेते हैं, और मतलब कर लेते हैं क्या, सारे ही कर लेते हैं। फिलहाल दूसरा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है मैंने जस्ट उसी के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि वो दूसरा पार्ट कंफ्यूज करता है बच्चों को। दूसरा पार्ट बोला है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड करंट आई एंड ओमेगा टी। इनके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर 2 पीरियड्स ऑफ रोटेशन, फॉर 2 पीरियड्स ऑफ रोटेशंस, फॉर 2 पीरियड्स ऑफ रोटेशन। 2 पीरियड ऑफ रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब ये अपने मोशन को 2 बार अपना रिपीट कर चुका होगा। एक पीरियड को क्या बोलते हैं, एक बार रिपीट कर लिया। 2 बार का मतलब 2 बार रिपीट कर चुका होगा। तो आपको करंट, इंड्यूस करंट और ओमेगा टी के बीच में ग्राफ बनाना है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपके पास मोशनल ईएमएफ का केस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर आपके पास मूव करने वाला है ना, मोशनल ईएमएफ का केस है। तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो मान लो जब ये घूम के इधर, देखो अभी इस केस पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही रखा है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी फ्लक्स नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइम पर इसके पास कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट भी नहीं होगा। ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहे। कुछ टाइम टी के बाद
कुछ टाइम t के बाद ये इसमें एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ओमेगा से घूम रहा है, इसके ऐसा घूमेगा आपके पास। तो मैं उस t टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और कुछ टी टाइम के बाद ये कुछ आगे की तरफ रोटेट करके जाएगा, तो ये कुछ आपके पास ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट तो यही रहने वाला, ओ पॉइंट तो, क्योंकि इसी के चारों तरफ घूम रहा है, एक्सिस कभी नहीं घूमता आपके पास, है ना। तो ये पॉइंट सपोज करो थोड़ा सा यहाँ एंट्री मार गया, ओके, ये ऐसे, और ये ऐसा आपके पास सर्कल था, सॉरी गलत बना दिया मैंने ना, ठीक है। पॉइंट तो यहीं से लेके जाना है आपको, एक्सिस तो यही है, और ये इतना मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया। ये यहाँ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहो तो बना लो, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया ओमेगा वेलोसिटी के बाद। भाई घूम रहा है ऐसा, तो घूम रहा है तो एक्सिस नहीं घूमता, एक्सिस तो वही रहता है, ये थोड़ा सा इधर चला गया होगा, ओके। तो मैं मान के चलता हूँ कि जितना इसका एक्सिस के अंदर हिस्सा आया है वो थीटा एंगल के बराबर आया है। ये एंगल जो है थीटा एंगल तक का हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी तो करंट आएगा, ठीक है। करंट का फॉर्मूला E/R से, तो पहले देखो आपको करंट निकालना है, तो मैं बात ही कर लेता हूँ। करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ, ठीक है, जो ईएमएफ होगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से अगर ये लगा देता हूँ तो आपके पास इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको निकालने के लिए रेजिस्टेंस तो दे रखा है, आपको ईएमएफ चाहिएगा। ईएमएफ पे आएंगे तो ईएमएफ लेंज लॉ से आपको पता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, और माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि ये उसकी डायरेक्शन दिखाता है कि ये उसको अपोज करने के लिए आता है आपके पास, है ना, ओके। टाइम का भी पता चल जाएगा, टी टाइम में गुजरने के बाद तो इधर पहुंच गया, पर अब आपको क्या चाहिए, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं फाई की बात करता हूं तो ये होता है आपके पास करंट इनटू में मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, ये रहता है आपके पास, है ना। तो वैसे तो B.A होता है, आप B.A होता है, उसको आप BA कोस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा आपके पास 0 बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से अंदर है, और इसका लूप का एरिया वेक्टर भी या तो बाहर ले सकते हैं या अंदर ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अंदर ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, नॉर्मल वेक्टर भी अंदर, तो 0 का एंगल है ना। तो इसको फ्लक्स को आप सीधा B/A आप लिख सकते हैं, हो गया, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो B तो हर जगह कॉन्स्टेंट है। आपको क्या चाहिए, एरिया कौन सा चाहिए होता है, फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ फिल लाइंस किसी एरिया से गुजर रही है। तो जो कितनी नंबर ऑफ फिल लाइंस है वो सिर्फ इतने एरिया से गुजर रही है ना, तो आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए होगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, भैया आपके पास सेक्टर है ये एक आपके पास, तो इसका जैसे OPQ नाम दे सकते हैं। तो आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, इस सेक्टर का एरिया आपको चाहिए होगा, है ना। तो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, पर ये आपके पास ये ट्रायंगल जैसी साइड नहीं है, ये आपके पास इस तरीके से है। तो सेक्टर का एरिया आई होप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आप एक जस्ट छोटा सा मेथड लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब पूरा सर्कल होता है, भाई ये एक बार मैं बस बता रहा हूँ कि एरिया कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जब ये पूरा सर्कल होता है तो आपके पास पूरा सर्कल बनाने के लिए एंगल बनता है 2π का, है ना। तो आप बोलते हैं कि जब एंगल 2π का होता है तो उस टाइम पे एरिया होता है सर्कल का πr²। एंगल आपके पास यूनिट डिग्री का होगा, 1 रेडियन का होगा, तो आपके पास ये बनेगा एरिया πr² डिवाइडेड बाई 2π का। एंगल अगर कुछ भी थीटा है, जैसे इस केस में है एंगल कुछ भी थीटा है, तो एरिया बनेगा आपके पास, इससे गुणा कर देंगे। एक में ये तो यूनिटरी मेथड है, सीधा आपको पता है। तो 1 में इतना, तो थीटा में कितना होगा, थीटा से गुणा कर देंगे, तो थीटा अपॉन 2π इंटू में πr²। तो ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। कितना भी एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कितना भी एंगल बन रहा हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आपके पास सेमी सर्कल है, भाई क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। थीटा को आप 180 लिखेंगे, 180 होता है पाई डिवाइडेड बाई 2π इंटू में πr²। तो आ गया ना आपके पास πr² बाई 2।
तो उस किसी भी का एरिया निकाल सकते हैं थीटा रख के इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे। ओके ऑलराइट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। थीटा का ये मैंने एरिया निकाला है, मैं जस्ट 2 पाई में एरिया इतना, 1 में इतना, तो ये एरिया लिखा मैंने, तो एरिया की वैल्यू आ गई ये, इसमें रख देता हूँ। तो आपके पास फाई क्या बन जाएगा आपके पास, बी इंटू एरिया क्या है थीटा अपॉन 2 पाई इंटू में पाई आर स्केयर। काटना चाहे तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फाई नहीं चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई चाहिए, है ना। तो इसमें रख देंगे इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूजिंग इन 2 इससे यूज़ करेंगे। तो ये मैं फिजिकल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू आपके पास बी, काट लो पाई से पाई काट लो, ठीक है, थीटा अपॉन 2 इंटू में आर स्केयर। डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है कि आपके पास कांस्टेंट चीज़ें डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो अंदर बचता है आपके पास डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। थीटा क्या है, इसको बोलते हैं सर्कल के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई आपको ही बताएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसी को ओमेगा बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको आप ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो में इतना नीचे तक का दिख रहा है नहीं, ऑल राइट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला रब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आपके पास, है ना, तो उतार लिया होगा आपने। इसको रब करने के बाद ये देखिए आपके पास उधर से क्या बन जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस आपके पास माइनस का हाफ बी ओमेगा इंटू रेडियस का स्केयर, माइनस का हाफ बी ओमेगा इंटू में रेडियस का स्केयर। करंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये ई बाई आर होता है, करंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास कितना बनेगा, हाफ आर बी ओमेगा आर स्केयर, रेडियस का स्केयर, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास आई की वैल्यू ये आ गई है इधर से। इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, पर आगे याद हो जाएगा आपको, एक क्वेश्चन और करेंगे इससे अलग तरीके का, ठीक है। तो ये आपके पास इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड आया है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो आप लेंजिज लॉ अच्छे से पढ़ के आए हैं। लेंजिज लॉ क्या बोलता है आपके पास, देखिए कैसे डायरेक्शन निकालते थे। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर कर रहा है, तो इसके अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, लेंजिज लॉ से क्या बोलता है कि इसके अंदर ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, ठीक है। उसको अपोज करना है तो ये अपने अंदर उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। तो मतलब कि अगर अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है सभी को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऐसा करंट इसके अंदर इंड्यूस होएगा जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास इतना है और डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ओके इन्होंने बोला कि आपके पास 2 पीरियड ऑफ रोटेशन के लिए निकालना है, ओके। और ग्राफ आपको बनाना है इंड्यूस करंट आई और ओमेगा टी के बीच में, है ना। करंट का मैग्नीट्यूड तो आप निकाल चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर लेता हूँ। 2 पीरियड लेने ना आपको, तो एक बार फुल रोटेशन कब होएगी इसकी, जब ये 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तभी तो फुल रोटेशन होएगी ना आपके पास। तो अगले वाले केस में मैं क्या करूँगा, इसको 180 डिग्री से रोटेट करूँगा। तो मैं इसी में शो कर रहा हूँ आपको 180 डिग्री की रोटेशन, और बाद में इसको रब कर दूंगा। 180 से जब कोई चीज़ मुड़ेगी तो ये क्यू उधर था, तो 180 मुड़ने के बाद क्यू इधर आ जाएगा आपके पास। समझ रहे हो बात को, जो आपके पास पी इधर है 180 डिग्री रोटेट करने के बाद पूरा का पूरा 180 का एंगल ये होता है ना भाई, पूरा 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपके पास जो ये लूप है ये इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी आपके पास थीटा रहेगा। तो मैंने जस्ट इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो रोटेट तो हो ही रही है ये, तो इस तरीके से ये रोटेट होकर यहाँ पहुँच जाएगी। बात समझ में आई सभी को, ऑलराइट।
यहाँ पहुँच गया 180 डिग्री से रोटेट। यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था इस तरीके से यूनिफॉर्म, इससे बाहर नहीं है आपके पास, तो ये 180 डिग्री से रोटेट होके इधर आ गया। अब ध्यान देना, एक चीज़ समझना आप, जब लूप बाहर था तो कुछ भी इंड्यूस करंट नहीं था, तब की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही लूप एंटर करता है तो एरिया इस लूप के अंदर आने लग जाता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो आपके पास फ्लक्स बढ़ने लग जाता है, फ्लक्स आपके पास बढ़ेगा तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होएगा, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होएगा तो करंट बढ़ रहा था। ठीक है, तो आपके पास करंट बढ़ रहा था। ओके, करंट बढ़ रहा था, जितना और अंदर जाएगा एरिया और ज़्यादा आएगा। कब तक एरिया ज़्यादा आएगा? जब तक इसका आधा पूरा, मतलब ये आधा आपके पास है उसके अंदर नहीं चला गया होता है ना। ये आधा जाने के बाद जैसे ही ये उससे, अब आधा तो इसके अंदर एंटर हो गया ना, पूरा का पूरा लूप ऐसे हो गया, मतलब इसका फुल एरिया जब तक अंदर नहीं चला गया तब तक आपके पास मैक्सिमम नहीं आ रहा था। फुल जाने के बाद आपके पास मैक्सिमम आया और फिर आपके पास फ्लक्स घटने लगेगा क्योंकि इसका एरिया बाहर निकलने लग गया। समझ रहे हो आप बात को? तो पहले आपके पास कुछ भी फ्लक्स नहीं था, जब स्टार्टिंग में बात करी तो फ्लक्स बढ़ा मैक्सिमम हुआ, बढ़ता गया मैक्सिमम हुआ, फिर आपके पास अब घटता आएगा क्योंकि एरिया इससे बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑलराइट, चलिए बात करते हैं इसमें। तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद, आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी आपके पास, है ना, ये सिचुएशन बनेगी। तो इस पर एक बार बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर फिर से इसमें करंट इंड्यूस की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, करंट इंड्यूस, आप बोलेंगे करंट इंड्यूस फिर से जो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे उसके बराबर होएगा। फिर आप बोलेंगे कि जो ईएमएफ होता है वो तो माइनस का d∅dt होता है। आप फिर बोलेंगे कि फ्लक्स होता है B इंटू में एरिया, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है। आप अब की बार एरिया निकालना चाह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? ये सारा एरिया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है इस टाइम का, है ना। इसको छोड़ के बाकी सारा अंदर है ना, तो अंदर वाला फील्ड आपको निकालना है कि कितना है। देखिए थीटा एंगल का तो आप एरिया निकाल ही चुके थे, थीटा एंगल के लिए एरिया निकाल चुके थे, इतना था, है ना। कितना निकल के आया था थीटा एंगल का? ये निकल के आया था ना भाई आपके पास। ओके, तो मैं क्या करूँगा, पूरा एक है क्या है आपके पास, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मैं क्या करूँगा, फुल एरिया मेरे को पता है कितना होता है, πr²/2। पूरे सर्कल का होता है πr², उसको हाफ से भाग कर दूँ तो सेमी सर्कल का हो गया। पूरे एरिया में से अगर मैं इस छोटे से सेक्टर का एरिया घटा देता हूँ तो बचता तो यही वाला है ना आपके पास। तो जस्ट सिंपल सी चीज़ है, इसके पूरा एरिया कितना होता है πr²/2, उसमें से मैं इस सेक्टर PQO का एरिया घटा देता हूँ तो बचेगा तो ये आपके पास। और इसका एरिया तो मेरे को पता है थीटा एंगल में कितना होता था आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हाफ थीटा, पाई से पाई कैंसिल हाफ थीटा r², ये आपके पास इसका एरिया होता था। ठीक है, फिर आप इसको ई में रखेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो b बाहर आ जाएगा, माइनस का b d/dt ऑफ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, πr²/2 माइनस का हाफ थीटा r², इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। b को एक बार अंदर ही रखते हैं। ठीक है, e इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन एक बार, ये पूरा ऐसा है, ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म का होएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है आपके पास, तो ना मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड करता है, ना पाई टाइम पे डिपेंड करती, ना रेडियस। तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो सारी ही कांस्टेंट है ना। ये क्या लिखा हुआ है, b πr²/2, ये तो सब कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो फर्स्ट टर्म का तो 0 ही हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म का 0 हो गया, मैं लिख देता हूँ ऐसे, फर्स्ट टर्म का 0 हो गया। बचा किसका आपके पास, एक माइनस साइन ये है, एक माइनस साइन ये है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। इसके साथ आपके पास बचेगा b, बाहर आ जाएगा, ये b तो दोनों के साथ था ना, b बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, r² बाहर आ गया, अंदर बचा d∅/dt। ये टाइम पे डिपेंड करता है, इसका 0 नहीं होगा, थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, घूम रही है ना, तो टाइम के साथ अलग अलग थीटा बनेगा आपके पास। d∅/dt को फिर से ओमेगा लिखेंगे तो आपके पास ये भी वही से वही चीज़ आ गई, b d∅/dt को ओमेगा लिखा, इनटू में r² लिखा आपके पास। ठीक है, ये ईएमएफ भी उतना ही आ गया, देख लेता हूँ नीचे तक का दिख रहा है नहीं। ऑलराइट, अगर यहाँ से करंट निकालूंगा E/R करके तो ये b ओमेगा r² डिवाइडेड बाई
2r, ये भी वही आ गया आपके पास। तो पर इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि अब ये बाहर निकल रहा है तो इसमें अंदर जाने वाला फ्लक्स कम होता जाएगा। अंदर जाने वाला फ्लक्स कम होता जाएगा तो लेंजिज लॉ क्या बोलता है, ये कोशिश करेगा कि फ्लक्स उतना ही रहे, तो इसको अंदर जाने वाले फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा जो कम हो रहा है। अंदर जाने वाले फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा तो ये कैसा करंट इंड्यूस करेगा, अंदर की साइड। ऐसा करने के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी इसके अंदर, क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसी, क्लॉकवाइज। ओके, ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड तो दोनों टाइम पर बराबर है। एक पीरियड ऑफ रोटेशन के बाद की बात कर रहा हूं, पाई एंगल घूमने के बाद, इसका तो पीरियड पाई का ही है ना। एक बार पाई एंगल घूमने के बाद मतलब एक पीरियड होने के बाद मैग्नीट्यूड तो इसका बराबर है। ठीक है, यहां पर भी उतना ही निकल के आया, यहां पर भी उतना ही, पर डायरेक्शन अलग है। एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक में आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये बात समझ में आई। तो फिर अगले पाई के बाद फिर से वही डायरेक्शन आ जाएगी जो पहले थी, अगले पाई के बाद फिर से यही डायरेक्शन आ जाएगी जो अब निकाली थी। तो इस तरीके से दो पीरियड ऑफ रोटेशन के लिए आपने इसकी डायरेक्शन निकाल दी है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके पास बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया था, इतना उतार लेना, जो हमको क्या बनाना था इधर, इसका ग्राफ बनाना था ना, वो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना था, इंड्यूस करंट और ओमेगा टी के बीच में ना, शायद ओमेगा टी के बीच में, हाँ ऑलराइट। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था ओमेगा टी के बीच में और इंड्यूस करंट जो आई आया है इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना था। ओमेगा टी को समझो होता क्या है, अभी भी बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये थीटा ही होता है एक्चुअली में। तो जो ओमेगा टी है एक्चुअली में यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है। ओके, तो हम बात करते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन में 0, आपके पास एक पीरियड इसका पाई पर होता है, फिर इधर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से आपके पास रह सकता है ना। ओके, स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, जब ये शुरू में एंटर करा था तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ था, वो आपके पास था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पर आप उसको ऊपर से भी ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि किस ग्राफ को आप पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट को या क्लॉकवाइज को। ठीक है, तो इस करंट का मैग्नीट्यूड इस टाइम पे बता था हमको कि मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया था भाई, इतना, बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, इस एक्सिस पे करंट है, तो इतना करंट था। ठीक है, फिर आपके पास जब पाई का आया आपके पास तो उस टाइम पे करंट आपके पास इतना ही दूसरी डायरेक्शन में हो गया। दूसरी डायरेक्शन में कितना, बी ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2r। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना था, उसको 0 वाली पोजीशन मान सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। 180 डिग्री का होते ही आपके पास यहाँ पहुँचता है, 2 पाई का होते ही फिर यहाँ पहुँचेगा, 3 पाई का होते ही फिर आपके पास फिर से यहाँ पहुँचेगा, 4 पाई का होते ही यहाँ पहुँचेगा। तो इस ग्राफ को अगर मैं मिलाता हूँ आपके पास तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आएगा आपके पास। यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा था, बस डायरेक्शन आपके पास उल्टी हो रही थी आपके पास, है ना। ओके, देखो पाई तक तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है आपके पास देखो ज़्यादा रहा, फिर पाई पर आपके पास घट गया था, उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया था ना। तो इस तरीके का आपके पास इसका ग्राफ ड्रॉ होएगा। ओके, इसी को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि ये यहाँ से 0 इस इधर के बाद ऐसा कांस्टेंट क्यों चला गया आपके पास, है ना, फिर यहाँ जाके नीचे क्यों चला गया। तो देखिए आपके पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r। तो बी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा था। ठीक है, ध्यान देना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा था। आर रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, 2r रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास कांस्टेंट है, एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है आपके पास, मतलब कितना उसके अंदर जा रहा है इस चीज़ पर ये अभी डिपेंड नहीं कर रहा है इंड्यूस करंट पर। आपने देखा कि पाई पर जाने के बाद जब वो उल्टा हो गया तो आपके पास करंट का बस मैग्नीट्यूड, करंट की डायरेक्शन जस्ट उल्टी हो जाती है। तो बस ये इस वजह से आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1।